हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। दोस्तों, कल आपने देखा होगा शाम को एक नोटिस वायरल हुआ जिसके अंदर ग्रुप डी की वैकेंसीज को दिखाया गया है कि 32,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। हालांकि लास्ट 2019 में ये वैकेंसीज आई थी तो 1 लाख से ज्यादा थी। अब 32,000 बहुत कम वैकेंसीज है। इसका नोटिफिकेशन आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितना टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस एग्जाम को भी साथ में लेके चलना होगा। आप इसका नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर सकते। आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए या नहीं है। और आपको बाकी एग्जाम्स के साथ इस एग्जाम को भी अपना साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में भी 1 से 1.5 महीना है, तब तक वेट नहीं कर सकते। तो इसी चीज के ऊपर मैं बात करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती है, ताकि आप समझ पाओ कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। बाकी मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं आरआरबी जेई से सिलेक्टेड हूँ। रेलवे के अंदर मेरी ट्रेनिंग चल रही है और इस चैनल पर मैं आरआरबी के बच्चों को जो है गाइड करता हूँ जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जरूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इसके अंदर आपने अभी तक सब चीजें देख ली होगी। ये वेस्टर्न रेलवे का नोटिस है। मैं आपको मोटी मोटी चीज बताऊंगा। ये जो अभी वैकेंसीज है ये जाएंगी नोडल आरआरबी के पास 3 जनवरी को। उससे पहले इधर उधर घूमती रहेंगी। 3 जनवरी को नोडल आरआरबी के पास जाने के बाद आगे का प्रोसेस होगा और उसके 1 से 1.5 महीने में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1 से 1.5 महीने में क्यों? क्योंकि यही सेम चीज हमें आरआरबी जेई में देखने को मिली। उसके अंदर भी इस वाले प्रोसेस के बाद नोडल आरआरबी के पास जाने के बाद 1 महीना लगा था। और एनटीपीसी के अंदर भी 1 महीने से थोड़ा ज्यादा ज्यादा टाइम लगा था, लगभग 40-45 डेज लगे थे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 3 जनवरी से ये नोडल आरआरबी के पास जा रहा है तो फरवरी के स्टार्टिंग में या फरवरी के मिड में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखो। इसके अंदर एक चीज देखो, ये सारी वेस्टर्न रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उनको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ना, ये वैकेंसी असेसमेंट है और ये कितनी नोटिफाई की गई है रेलवे बोर्ड को, वो है रेलवे बोर्ड जो इसका पेपर कंडक्ट कराएगा। वैकेंसी है 57, बोर्ड को रेकमेंड की गई है, कितनी नोटिफाई की गई है 40, कम करी गई है। 20 वैकेंसियां 5 नोटिफाई करी है, मतलब इतनी इनके पास वैकेंसी है लेकिन इतनी ही दे रही है ये। इस तरह से हम देखें, सिर्फ वेस्टर्न रेलवे का डाटा है। यहाँ पर लास्ट में जब आप आओगे तो यहाँ पर 18,785 वैकेंसी इनके पास है। लेकिन ये दे कितनी रहे? 4,672। ये वेस्टर्न रेलवे की। इस तरह से अलग अलग रेलवे के जोन में जाएंगे तो हम, और टोटल आरआरबी की वैकेंसी नोटिफाई हुई है वो हुई है 32,438। ठीक है, और ये थोड़ी सी बढ़ेंगी जब नोटिफिकेशन आएगा, थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि सेम ट्रेंड देखने को मिला था आरआरबी जेई में और सेम एनटीपीसी में। लेकिन ज्यादा नहीं, 100 से 150 आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो बहुत कम वैकेंसीज आई है, इनके पास जगह है लेकिन ये दे नहीं रहे। बाकी आप इस चीज को अच्छे से देख चुके होंगे। ये नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, जाकर एक बार विजिट कर लेना। ठीक है, अभी वो मैं दिखा दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा। चलो, अब इसके अंदर देखो, बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर, जो नोटिफिकेशन आया था तब कितनी वैकेंसीज थी। क्लियर? देखो, पिछली बार वैकेंसीज आई थी यहाँ पर 1,03,000, 1,03,000 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली थी और एक काफी अच्छा नंबर था। अब 6 साल में वैकेंसीज आई है और वैकेंसीज कितनी आई है? सिर्फ 32,000 वैकेंसीज आई। अगर हम देखें, मतलब एक एवरेज निकालें एक साल का, 6 साल में 32 आ रही है, एक साल में लगभग 5,000 वैकेंसीज के आसपास आई बनी इनकी। एक तो 6 साल में नोटिफिकेशन दे रहे हैं, 32,000 वैकेंसीज दे रहे हैं। और एक साल में तो अगर हम एसएससी की भी बात करें ना, वो भी 8 से 9 हजार वैकेंसीज देती है। ठीक है, उस बार तो 17,000 दी है। यहाँ पर बात कर रहे हैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये एक साल का अगर इनका एवरेज निकाले तो 5,000 वैकेंसीज बन रही है। तो पिछली बार काफी अच्छी वैकेंसीज आई थी। और देखो, अब इसके अंदर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है, और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, उन सारी चीजों के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, चलो देखो, स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन में 3 स्टेज होते हैं। यहाँ पर देखो 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका डीबी होगा और फिर मेडिकल होगा। रिटन टेस्ट आपका एक ही होगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक चीज बोली हुई है कि इनको राइट है, राइट टू कंडक्ट सीबीटी इन इधर सिंगल और मल्टी स्टेज। ये एक स्टेज में भी करा सकते हैं, 2 में भी, ज्यादा में भी। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई कि इनको एक से ज्यादा सीबीटी कराने पड़े तो करा सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, बहुत कम चांस है। ठीक है, ये एक सेफ साइड लेने के लिए इनको चलना पड़ता है इस तरह। तो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है रेलवे के हर एग्जाम में? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत रिस्की है अगर आप गैस वर्क करोगे तो। क्लियर? और शॉर्ट लिस्टिंग, आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा? 3 टाइम्स। जितनी वैकेंसीज है, मतलब 32,000 वैकेंसीज है तो लगभग 1 लाख के आसपास बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। पेपर का पैटर्न क्या रहता है? 90 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो मैंने बताया हुआ है कि जनरल साइंस को जो है रेलवे काफी इंपॉर्टेंस देता है, और क्यों देता है उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, वो जाकर देख लेना। उसका मैं लिंक ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगा। और ये 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर इंग्लिश नहीं पूछी जाती जो कि एसएससी में पूछी जाती है। 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में करने होंगे। अगर आप इस स्टेज को पार करते हैं तो आपको 3 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर देखो 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए ये कंडीशन रहेगी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये कंडीशन रहेगी। मेल कैंडिडेट्स को जो है 35 किलो का वजन उठा करके 100 मीटर भागना होगा 2 मिनट के अंदर, और उस वेट को नीचे नहीं रखना है उनको, विदाउट पुटिंग डाउन वेट। ठीक है,
तो उस वेट को नीचे बिना रखे 35 किलो का वजन उठा के 100 मीटर भागना है 2 मिनट के अंदर। और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको 20 किलोग्राम का वजन उठाकर 100 मीटर भागना है 2 मिनट में बिना उस वेट को नीचे जमीन के रखे। क्लियर हुआ। दूसरी चीज यहाँ पर जो है इनको 1000 मीटर्स की रेस भागनी है, मतलब रनिंग करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, एक ही बार में, एक ही चांस मिलेगा, ध्यान रखना, इसके अंदर भी एक ही चांस मिलेगा और इसमें भी देखो एक ही चांस मिलेगा। इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनको 1000 मीटर भागना 5 मिनट 40 सेकंड में। बेसिकली दोनों को भागना 1 किलोमीटर ही है, लेकिन इनके लिए टाइम कम है, 4 मिनट 15 सेकंड, और इनके लिए 5 मिनट 40 सेकंड। क्लियर हुआ। और जो एग्जाम का सिलेबस रहेगा वो आपका ये सिलेबस रहेगा, ये लगभग मोर और लेस सेम होता है जो आपका एनटीपीसी, टेक्नीशियन, बाकी सब एग्जाम के अंदर रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, लगभग एक बार इस मतलब यही सिलेबस रहता है, एक बार इस पर नजर मार लेना। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के चलते हैं, A2, A3, B1, B2, C1, C2। ठीक है, इन चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे जब इसका एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको चश्मा लगा हुआ तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, कई सारी वैकेंसी ऐसी होंगी जिसपे आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर चश्मा नहीं है तो लगभग आप इसका जो सबसे हायर स्टैंडर्ड है आई का वो भी आप फॉलो कर रहे हो और लगभग सारी वैकेंसीज को फिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चश्मा लगे होने से बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर हम मेडिकल में बाहर तो नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे। मेरे भी चश्मा लगा हुआ है और मैं जेईई में सिलेक्टेड हूँ। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनके बहुत हाई नंबर है, स्टिल वो किसी ना किसी पोस्ट पर है। ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इस चीज से घबराना नहीं है। इस चीज के ऊपर बात करेंगे बाद में, कौन सी पोस्ट पे कौन सा मेडिकल चलता है वो भी आपको दिख जाएगा 2019 की पोस्ट में क्या रहा था। क्लियर। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, यहाँ पर 18 से 33 साल थी 2019 में, लेकिन इस बार जो आपको अलाउ किया जाएगा वो आपको किया जाएगा 18 से लेकर के 36 ईयर्स। क्यों? ये 3 साल आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं क्योंकि बीच में कोविड का पीरियड आया था और उस टाइम काफी जो है लॉस हुआ था, तो उसकी वजह से 3 साल एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हर एग्जाम में दिया है इन्होंने, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इन्होंने 3 साल एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, और जो कैटेगरी के बच्चे हैं तो ओबीसी के बच्चे जो है उनको 3 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब 36 + 3 39 साल तक जो ओबीसी के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल मिलेंगे, मतलब 36 + 5 41, 41 ईयर्स तक एससी और एसटी के कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख लेना अपना। क्लियर हुआ। इसके बाद आ जाते हैं हम किसके ऊपर, देखो वही एज लिमिट। अब एज लिमिट देखो, जब ये पिछली बार फॉर्म आए थे ये आए थे 2019 फरवरी में। ठीक है, तो इन्होंने जो एज लिमिट काउंट करी थी वो करी थी 1 अगस्त 2019 तक। 1 अगस्त 2019 तक जो है आप 33 साल के होने चाहिए, 33 ईयर। उसके अकॉर्डिंग आप लिखो, निकालोगे ना 33 ईयर्स, अगर 1 अगस्त 2019 तक की एज लिमिट ले रहे हैं तो आप देखोगे कि आपकी एज जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 अगस्त 1986, अगस्त नहीं, हाँ 2 जुलाई है, सॉरी जुलाई है। ठीक है, जुलाई, तो 2 जुलाई 1986 से जिनका पहले जन्म हुआ था वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते थे, और जिनका बाद में हुआ था वो फिल कर सकते थे। अगर मैं इस बार की बात करूं, इस बार भी जो अगर हम देखें तो इसका नोटिफिकेशन लगभग फरवरी में ही आएगा। तो ये जहां तक है एज लिमिट जो लेंगे इस बार भी 1 जुलाई से या 1 अगस्त से ले सकते हैं। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं पिछले ट्रेंड के बेस पे आपको बता रहा हूँ, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे कि आप कब कौन से ईयर के बाद के बच्चे भर सकते हैं और कौन से ईयर के बाद के नहीं, तो अगर 33 साल ही होता तो ये होता आपका 207 और 1992, इसके बाद के बच्चे फिल कर पाते और इससे कम नहीं फिल कर पाते। लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो ये जो है आपका 89 आप यहाँ पर लेके चलो, 1989। तो 2 जुलाई या 2 अगस्त के बाद के बच्चे जो पैदा हुए हैं उसके बाद जिन्होंने जन्म लिया है वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और जो इससे पहले है वो नहीं फिल कर पाएंगे अगर डेट ये आती है, यहाँ तक वो काउंट करते हैं। ठीक है, और चांसेस यही है कि यहाँ तक काउंट करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसको ध्यान से देख लेना। और इसकी वजह से क्या होगा, 3 साल बढ़ने की वजह से कॉम्पिटिशन भी थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा एज वाले बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। ये वैकेंसीज थी कि किस किस डिपार्टमेंट में आई थी, 17 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आई थी, और इस बार अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ 14 डिपार्टमेंट में ही आपको वैकेंसीज दिखेंगी। यहाँ पे जो टेबल था इसके अंदर देखो 14 डिपार्टमेंट में ही वैकेंसीज दिख रही है। कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर इन्होंने इस बार वैकेंसीज नहीं निकाली। बोर्ड हैज डिसाइडेड नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट रिपोर्ट, इस तरह से काफी सारी हैं। ट्रैक मेंटेनर, इनके अंदर इन्होंने वैकेंसीज को इस बार नहीं निकाला है। क्लियर। पिछली बार 17 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई थी, इन सबका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, इनको देख लेना एक बार, इसके अंदर कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये एज आपकी इस बार 36 रहेगी, और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप 10th पास और आईटीआई है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे को जो लग रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा चेंज में भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह मैंने सुना कि कुछ पोस्ट 10th पास के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पोस्ट पे सिर्फ आईटीआई वाले, मतलब आईटीआई वालों 10th के लिए वो तो सब पे ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो सिर्फ 10th वालों के लिए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग तो इन सारी पोस्ट को जिसने 10th पास करी है वो भी फिल कर सकता है और आईटीआई वाला भी फिल कर सकता है, और जो इनके इक्विवेलेंट कोई चीज आपने क्वालिफिकेशन की है तो वो भी फिल कर सकते हैं। और अगर किसी ने सर्टिफिकेट लिया है इससे, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी, तो ये जो भी चीज होती होगी वो भी इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी मैंने आपको बताई।
आई होप आप सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से रहता है, इस चीज को अच्छे से देख लेना। अब बात आती है कि अगर आप लेवल 1 पे सिलेक्ट होते हो तो आप लेवल 6 तक जेई तक जा सकते हो या नहीं जा सकते, जिस पोस्ट पर मैं अभी हूँ। क्लियर? तो आप जा सकते हैं, इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। मतलब जा तो सकते हैं, मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, पर क्या प्रोसेस है उस चीज को मैं थोड़ा सा और डिस्कस करके तब आपको और अच्छे से बताऊंगा। लेकिन मोटा मोटा प्रोसेस इस तरह से रहता है। एक सर थे हमारे 2012 में, वो ग्रुप डी में लगे थे और वो एलडीसी का एग्जाम देकर के 2025 में जो है वो 2024 में वो जेई की ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे साथ। उनके साथ बात करूंगा मैं, उनसे सारी चीजें पता करूंगा, तब आपको और अच्छे से बताऊंगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा इस तरह से होता है कि ग्रुप डी से आप जो है लेवल 1 से लेवल 2 आ जाते हो। ये ग्रुप डी की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट ग्रुप सी की आ जाती है। ठीक है? इसके अंदर आपको लगभग 6 से 7 साल लग जाते हैं, 6 टू 7 ईयर्स। और यहाँ पर आप कहलाते हो टेक्नीशियन ग्रेड 3। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 से आप ग्रुप सी के अंदर ही टेक्नीशियन ग्रेड 2 पे आते हो, इसमें कुछ टाइम लगता है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे 1 पे आते हो। ठीक है? ग्रेड 1 जो होता है आपका लेवल 5 की पोस्ट होती है। और यहां पर आकर आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है, एलडीसीई या फिर जीडीसीई। ठीक है? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर आपने वो एग्जाम निकाल लिया तो आप जेई भी सीधा बन सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी टेक्नीशियन की पोस्ट पर हो तो भी आप टेक्नीशियन से एलडीसीई दे करके जेई बन सकते हो। 2019 के कुछ बच्चे हैं जो टेक्नीशियन की पोस्ट पे लगे और एलडीसी का एग्जाम निकाल करके सीधा जेई बन के ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप छोटी पोस्ट पे लग रहे हो तो आप बड़ी पोस्ट तक नहीं जा सकते, ये आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो। बाकी मैं तो कोशिश करूँ, आपसे यही कहूंगा कि आप अगर छोटी पोस्ट पे लगते हो तो अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रखो और एक अच्छी पोस्ट निकाल लो। क्लियर? ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चीजें समझ आई होगी। क्लियर? ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आपको 1600-1700 जो है यहाँ पर सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। यहाँ पर मैं सारी की सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, इसको एक बार विजिट कर लेना। ये यहाँ पर इसको एड्रेस डालना है आपको, अनलर्निंग पाठशाला। अनलर्निंग में यहाँ पे डबल एल डालना, अदरवाइज चैनल मिलेगा नहीं, दूसरा मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पर आपको 1700 सब्सक्राइबर दिख जाएंगे, इसको ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप मैथ्स बाय रवि सर, मैथ्स बाय रवि सर, इस इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को मैसेज करना, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगा। कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता है रिप्लाई करने में, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूँ, कोई भी डाउट आता है। ठीक है? तो बाकी जितनी भी चीजें बताई हैं उनको अच्छे से देख लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।